ये कहानी एक सरल दिमाग और अच्छे स्वभाव वाले अलबामा के फॉरेस्ट गंप के आसपास घूमती है। वो अपने जीवन के शुरुआती सालों के बारे में बताता है, जिसमें उसने बहुत से अजनबियों के अजीब ऐतिहासिक घटनाओं को देखा। उसकी देखभाल करने वाली मम्मी को थैंक यू, क्योंकि उन्हीं के कारण वो एक फुटबॉल स्टार और एक युद्ध में हीरो बन जाता है और वो अपने बच्चों जैसी हरकतों से दूसरों को इंस्पायर करता है। लेकिन बाद में वह जो बनना चाहता है वह यह है कि वो अपने बचपन के प्यार जेनी के साथ फिर से मिलना चाहता है। यह फिल्म 1981 में सवाना, जॉर्जिया में एक बस स्टॉप के बगल में एक बेंच पर बैठे फॉरेस्ट गम नाम के एक आदमी के साथ शुरू होती है। उसका रूप और उसके गंदे जूते दिखाते हैं कि वह कितना मूर्ख है। उसके बगल में एक महिला बैठी है जो बस का इंतजार करते हुए वह एक मैगजीन पढ़ने लगती है। फॉरेस्ट उसे चॉकलेट देता है और जूते से रिलेटेड उससे बातचीत करने की कोशिश करता है। वो पहले तो उसे इग्नोर करती है, लेकिन बाद में उसकी कहानी में फंस जाती है। फॉरेस्ट 1956 की अपनी कहानी बताता है, जब वह अलबामा के ग्रीनविल में रहने वाला एक छोटू सा जवान लड़का था। फिर सीन 1956 में कट होता है और फॉरेस्ट को उसकी घुमावदार रीढ़ की हड्डी को ठीक करने के लिए उसे लेग ब्रेसेस लगाया जाता है। डॉक्टर उसकी मम्मी को बताता है कि फॉरेस्ट के पैर वास्तव में बहुत ज्यादा मजबूत है, लेकिन उसकी पीठ एक पॉलिटिशियन की तरह टेढ़ी है। फॉरेस्ट डॉक्टर के ऑफिस में ठीक से चल नहीं पा रहा है और उसकी मम्मी उसके लिए काफी परेशान लगती है। सड़क पर फॉरेस्ट का एक लेग ब्रेस फुटपाथ के पास एक जाली में फंस जाता है और उसकी मम्मी उसकी मदद करती है। क्योंकि वह एक देखभाल करने वाली और प्यार करने वाली महिला है, इसलिए वह सड़क पर हर किसी को डांटती है जो फॉरेस्ट के पैरों को घूरते हैं। वह फॉरेस्ट को समझाती है कि उसे किसी को उसका मजाक नहीं उड़ाने देना चाहिए और उसे खुद के लिए मूर्ख महसूस नहीं करना चाहिए। फॉरेस्ट और उसकी मम्मी आलीशान और बड़े सारे घर में अकेले रहते हैं। क्योंकि ज्यादातर कमरे खाली थे, उन्होंने यात्रियों और कुछ किराएदारों को जगह देते हुए अपने घर के बाहर एक बोर्डिंग हाउस बना लिया है। फॉरेस्ट के कम IQ लेवल के बावजूद उसकी मम्मी उसे मोटिवेट करती रहती है कि वह किसी और से अलग नहीं है। वह हमेशा अपने बेटे को सबसे अच्छी एजुकेशन देना चाहती थी, इसलिए वह उसे ग्रीनविल के सबसे अच्छे पब्लिक स्कूल में ले गई। फॉरेस्ट के कम IQ लेवल को देखने के बाद प्रिंसिपल मिस्टर हैनकॉक ने उसे स्कूल में एडमिशन देने से साफ मना कर दिया और उसकी मम्मी को उसे एक स्पेशल स्कूल में भेजने का सुझाव दिया। मिस गम्स फॉरेस्ट के एडमिशन पर जोर देती है और प्रिंसिपल उसके साथ एक रात बिताने के बदले में उसे एडमिशन दे देता है। कई किराएदारों के कारण हर दिन उनका घर भरा रहता है। उनके घर के किराएदारों में से एक जवान गिटारिस्ट एल्विस प्रेस्ली है। फॉरेस्ट उसे गिटार बजाते हुए सुनना पसंद करता है और उसका और एल्विस का मनोरंजन करते हुए अपने अनोखे डांस मूव्स करता है। उसके स्कूल के पहले दिन स्कूल बस उसे लेने आती है, लेकिन कोई भी बच्चा उसे अपने बगल में बैठने नहीं देता। तभी एक प्यारी सुंदर लड़की जेनी उसे अपने बगल में एक सीट ऑफर करती है। जेनी की सुंदरता से फॉरेस्ट अचंभित है और उसके बगल में बैठता है। वह फॉरेस्ट से उसके पैरों के बारे में पूछती है और फॉरेस्ट झिझकते हुए कहता है कि वह सभी की तरह ठीक है। स्कूल जाने के रास्ते में फॉरेस्ट और जेनी बात करते रहते हैं और सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। हर दिन वे एक साथ बैठते हैं और अपने दिन के बारे में सब कुछ शेयर करते हैं। जेनी फॉरेस्ट को पेड़ पर चढ़ना सिखाती है और पढ़ने में उसकी मदद भी करती है, जबकि फॉरेस्ट उसे पेड़ पर लटकना सिखाता है। वे पूरा दिन एक साथ बिताते हैं और किसी कारण से जेनी कभी भी अपने घर नहीं जाना चाहती थी। फॉरेस्ट के मूर्ख स्वभाव और फिजिकल डिसएबिलिटी के कारण उसे अक्सर उसकी उम्र के बच्चों द्वारा तंग किया जाता है। एक दिन शरारती बच्चों से दूर भागते समय उसके पैर के ब्रेसेस टूट गए, जिससे उसकी बहुत तेज भागने की क्षमता का पता चल सका। उस दिन के बाद से फॉरेस्ट जहां जाना चाहता था वहां दौड़कर चला जाता था। एक दिन उसने जेनी को स्कूल में नहीं देखा, इसलिए फॉरेस्ट उसके घर की ओर भागता है, जो जंगल से काफी दूर है। जैसे ही वह वहां पहुंचता है तो जेनी उसके साथ भाग जाती है, क्योंकि उसके पापा अच्छे इंसान नहीं थे। उस दिन जेनी को पुलिस द्वारा उसकी दादी के घर ले जाया जाता है, क्योंकि उसके लिए अपने पापा के साथ रहना सेफ नहीं था। फॉरेस्ट वास्तव में खुश है, क्योंकि अब जेनी उसके घर के करीब ही रहती है। कुछ रातों में जेनी फॉरेस्ट के घर चली जाती है, क्योंकि वह बहुत डरी हुई थी। आखिरकार वे दोनों बड़े हो जाते हैं और अभी भी सबसे अच्छे दोस्त हैं। फॉरेस्ट के शानदार दौड़ने के टैलेंट के कारण उसे 1963 में अलबामा यूनिवर्सिटी से फुटबॉल स्कॉलरशिप मिली। उसे बियर ब्राइंट द्वारा कोच किया गया। स्कूल के दरवाजे पर गवर्नर जॉर्ज वालेस को टीवी पर देखा गया। फॉरेस्ट के बगल में बैठी महिला चली जाती है
और वह अपनी कहानी दूसरे अजनबी महिला को बताता रहता है। कॉलेज के बाद एक दिन वह जेनी से उसके हॉस्पिटल में मिलने जाता है, लेकिन हॉस्पिटल के बाहर वह जेनी को एक कार में दूसरे आदमी को किस करते हुए देखता है। फॉरेस्ट को लगता है कि लड़का जेनी को चोट पहुंचा रहा है, इसलिए वह कार की ओर दौड़ता है और लड़के को मारना शुरू कर देता है। इन सब के अलावा फॉरेस्ट एक टॉप किक रिटर्नर बन जाता है और उसे ऑल अमेरिका का नाम दिया जाता है। वह व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी से मिलने जाता है, जहां वह एक शानदार दावत का मजा लेता है। 5 साल बाद फॉरेस्ट अपने फुटबॉल स्किल के कारण कॉलेज से ग्रेजुएट हो गया और उसकी मम्मी वास्तव में इस बारे में खुश है। कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद फॉरेस्ट ने अमेरिकी सेना में भर्ती होने का फैसला किया। वह बस में बाकी सोल्जर से ठीक उसी तरह का व्यवहार का सामना करता है जैसा उसने स्कूल में अनुभव किया था। सौभाग्य से वह बेंजामिन उर्फ बब्बा नाम के एक सोल्जर से मिलता है, जो उसे अपने बगल में एक सीट ऑफर करता है और वह फॉरेस्ट से पूछता है कि क्या वह कभी झींगा पकड़ने वाली नाव पर गया है या नहीं। बब्बा का परिवार झींगा पकड़ने के बिजनेस में है और यही बब्बा के झींगा के प्रति जुनून का कारण है। वह फॉरेस्ट को उसकी सर्विस के बाद उसके साथ झींगे का बिजनेस करने के लिए मना लेता है। फॉरेस्ट बेसिक ट्रेनिंग के दौरान असाधारण रूप से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करता है और हवलदार द्वारा उसकी काफ़ी तारीफ भी की जाती है। एक दिन वह एक मैगजीन में जेनी की एक अपमानजनक तस्वीर देखता है जिसमें वह मेम्फिस में सिंगिंग शो में परफॉर्म करेगी, इसलिए वह बस मेम्फिस चला जाता है। उसे यह पता चलता है कि जेनी के शो में आदमियों द्वारा उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, तो वह उसे बचाता है। जेनी फॉरेस्ट के प्यार को मना कर देती है और उसे अकेला छोड़ने के लिए कहती है। वह उसे इन्फॉर्म करता है कि उसे वियतनाम भेजा जा रहा है और वह हमेशा उसे खत लिखेगा। बाद में फॉरेस्ट को वियतनाम भेजा जाता है, जहां वह मेकांग डेल्टा रीजन में लेफ्टिनेंट डैन टेलर के तहत 9वीं इन्फेंट्री डिवीजन के साथ काम करता है। लेफ्टिनेंट डैन एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड सोल्जर है और फॉरेस्ट और बब्बा उससे बहुत कुछ सीखते हैं। रूटीन ऑपरेशंस के दौरान फॉरेस्ट और उसके साथी सोल्जर्स जोरदार मिशन से गुजरते हैं और हर तरह के मौसम को सहन करते हैं। रात में फॉरेस्ट जेनी को लेटर लिखता है और उसे अपने ऑपरेशंस के बारे में सब कुछ बताता है। उसे जेनी से बहुत प्यार है और वह उसे बहुत याद करता है। एक मिशन के दौरान फॉरेस्ट और उसकी पलटन बुरी तरह से फंस जाते हैं। कई सोल्जर्स तो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, लेकिन फॉरेस्ट अपनी शानदार दौड़ने के टैलेंट के कारण हमले से भागने में सफल हो जाता है। बाद में जब उसे बब्बा के लापता होने की खबर मिली तो वह उसे खोजने के लिए वापस चला गया, लेकिन उसने दूसरे प्लाटून दोस्त और साथ ही लेफ्टिनेंट डैन को बुरी तरह से घायल देखा। उसके पिछवाड़े पर गोली लगने के बावजूद फॉरेस्ट अपने प्लाटून साथियों की मदद करता है, लेकिन जब वह बब्बा को खोजने के लिए वापस जाता है तो उसे पता चलता है कि उसको घातक रूप से गोली मार दी गई है। अपनी अंतिम सांसें लेते हुए बब्बा फॉरेस्ट से कहता है कि वह उसके परिवार के पास घर जाना चाहता है। अपने हॉस्पिटल में रहने के दौरान फॉरेस्ट पिंग पोंग खेलना सीखता है और वह यह भी काफी अच्छा खेलने लग जाता है। वह पिंग पोंग का इतना दीवाना हो जाता है कि वह नींद में भी इसे खेलने लगता है। दूसरी ओर लेफ्टिनेंट डैन अपने दोनों पैर खो देता है और फॉरेस्ट पर गुस्सा होता है क्योंकि उसने मिशन के दौरान उसे मरने नहीं दिया। वह सोचता है कि अगर वह हमले के दौरान मर गया होता तो वह आज अपंग आदमी नहीं होता। हालांकि उसे अपनी बहादुरी के लिए मेडल ऑफ ऑनर दिया जाता है। अपने देश लौटने पर फॉरेस्ट को प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन द्वारा कांग्रेचुनल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाता है। बाद में शहर में घूमते हुए वह किसी तरह पेंटागन रैली पर एक युद्ध विरोधी मार्च में शामिल हो जाता है, जहां वह कुछ समय के लिए जेनी के साथ फिर से मिलता है। यह उसके जीवन का सबसे खुशी का दिन है। वह देखता है कि इस पूरे समय के दौरान जेनी एक एंटी वॉर एक्टिविस्ट और एक ड्रग एडिक्ट हिप्पी बन गई है। फॉरेस्ट एक बार फिर से उसके अपमानजनक बॉयफ्रेंड की पिटाई करके उसे बचाता है। उस रात वे सड़कों पर घूमने में समय बिताते हैं और जेनी उसके साथ अपनी कहानियां शेयर करती है। अगली सुबह जेनी सैन फ्रांसिस्को के लिए रवाना होती है और फॉरेस्ट उसे अपना मेडल ऑफ ऑनर देता है। जल्द ही फॉरेस्ट अपनी शानदार पिंग पोंग खेलने की कैपेबिलिटी के कारण एक प्लेइंग सेलिब्रिटी बन जाता है। सालों बाद आर्मी ने फैसला किया कि उसे ऑल अमेरिकन पिंग पोंग टीम में होना चाहिए और फिर वह पिंग पोंग में चाइनीज टीम के खिलाफ खेलता है। इसके कारण वो डिक कैविट शो पर जॉन लेनन के साथ इंटरव्यू देता है। इसके तुरंत बाद वह लेफ्टिनेंट डैन से मिलता है, जो शराबी बन गया है और अपनी विकलांगता से दुखी है, और वह इस बात से भी नाराज है कि फॉरेस्ट जैसे एक मूर्ख व्यक्ति को मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। फॉरेस्ट अपनी क्रिसमस की छुट्टियां और 1972 के नए साल की खुशी न्यूयॉर्क शहर में लेफ्टिनेंट डैन के साथ बिताता है। वे दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं।
डैन अब किसी को भी फॉरेस्ट को बेवकूफ़ कहने को बर्दाश्त नहीं करता है और फॉरेस्ट किसी को भी डैन को अपंग कहने की इजाज़त नहीं देता है। कुछ महीने बाद फॉरेस्ट और पिंग पोंग टीम को प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन से मिलने के लिए व्हाइट हाउस में इनवाइट किया जाता है, जिसका मैनेजमेंट उसे वाटरगेट कॉम्प्लेक्स के एक कमरे में ले जाता है जहां वे मासूमियत से वाटरगेट साजिश का खुलासा करता है। जल्द ही यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी में उसकी सर्विस खत्म हो गई है और उन्हें छुट्टी दे दी गई है। वह ग्रीनविल लौटता है और एक ब्रांड को प्रमोट करता है जो पैसे कमाने के लिए पिंग पोंग पेडल बनाता है। वह बब्बा की कब्र पर और बब्बा के परिवार से मिलने जाता है। फॉरेस्ट बब्बा के वादे को पूरा करना चाहता है, इसलिए वह अपनी कमाई का इस्तेमाल एक झींगा पकड़ने वाली नाव खरीदने के लिए करता है और अपनी नाव का नाम जेनी रखता है। वह जेनी को बहुत याद करता है और उसकी खुशी के लिए प्रार्थना करता है। दूसरी ओर जेनी ड्रग्स की भारी खुराक के नशे में पागल होने के कगार पर है। 1974 में लेफ्टिनेंट डैन अपनी नाव पर फॉरेस्ट के साथ शामिल हो गया और उन्हें थोड़ी सफलता मिली। झींगा बिजनेस में बड़ी सफलता के लिए प्रार्थना करने के लिए फॉरेस्ट हर संडे को चर्च जाता है। जल्द ही तूफान कार्मेन समुद्र से टकराता है और केवल फॉरेस्ट की नाव ही तूफान से बच पाती है क्योंकि बाकी सभी शिप्स नष्ट हो जाते हैं। फॉरेस्ट और डैन हर दिन बड़ी मात्रा में झींगा आसानी से इकट्ठा कर लेते हैं। वह एंड में बब्बा गम झींगा कंपनी बनाते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए 12 और नाव खरीदते हैं। बाद में शिप पर लेफ्टिनेंट डैन ने मिशन के दौरान अपनी जान बचाने के लिए फॉरेस्ट को थैंक यू बोला। उसने वास्तव में अपने जीवन को महत्व देना और खुश रहना सीख लिया है। फॉरेस्ट को उसकी मम्मी की बीमारी के बारे में पता चलता है और वह जितनी जल्दी हो सके घर लौट आता है। कैंसर से मरने से पहले वह उनकी देखभाल करता है। बेंच पर उसके बगल में बैठी महिला उसकी कहानी सुनकर रोने लगती है और कहानी सुनने के लिए अपनी बस की देर से आने की कामना करती है। बाद में फॉरेस्ट एक माली के रूप में नौकरी करता है और वह लेफ्टिनेंट डैन के साथ काम करना बंद कर देता है। हालांकि जब से झींगे का बिजनेस फल फूल रहा था, लेफ्टिनेंट डैन ने फॉरेस्ट के सभी शेयरों को किसी फ्रूट कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया और दोनों करोड़पति बन गए। लेकिन फॉरेस्ट बब्बा के परिवार को कमाई का आधा हिस्सा दे देता है और बाकी पैसा लोगों को इंस्पायर करने के लिए गॉस्पेल चर्च और लोकल फिशिंग हॉस्पिटल में दे देता है। सालों की दूरी के बाद जेनी आखिरकार 1976 में फॉरेस्ट के पास आती है। फॉरेस्ट उसे पिंग पोंग और अपने बिजनेस के बारे में कहानियां सुनाता है और वह चुपचाप उसकी बात सुनती है। वे एक बार फिर एक दूसरे के करीब आ गए। हर दिन वह सुंदर फूल चुनता है और उन्हें जेनी के कमरे में रखता है। फॉरेस्ट को उसकी देखभाल करते हुए देख जेनी उसे अब तक के सबसे अच्छे जूते देती है। कुछ समय बाद फॉरेस्ट ने उससे शादी करने के लिए बोला। पहले तो वह मना कर देती है, लेकिन बाद में वह उससे कहती है कि वह उससे प्यार करती है। हालांकि अगली सुबह फॉरेस्ट का यह देखकर दिल टूट गया कि जेनी चली गई है। उस दिन उसने बिना किसी कारण के दौड़ने का फैसला किया और वह शहर के आखिरी तक दौड़ता है। वह पैदल ग्रीनविल काउंटी पहुंचता है और एंड में अल्बामा को पार करता है। वह बिना किसी मकसद से दौड़ता रहता है और अगले 3 साल लगातार क्रॉस कंट्री मैराथन में बिताता है। वह जल्द ही फिर से हर न्यूज़ चैनल की हेडलाइन बन जाता है और कई लोग उसके साथ मैराथन में शामिल होने लगते हैं। वह कई लोगों को उसके शानदार आइडियाज़ देता है और अंत में 3 साल बाद ग्रीनबो लौटता है। एक दिन फॉरेस्ट को जेनी का एक लेटर मिलता है जिसमें पूछा गया है कि क्या वह सवाना में आ सकता है और उसे देख सकता है। यह फॉरेस्ट का बस स्टॉप पर आने का कारण बनता है। वह उस महिला को बताता है जिसे वह कहानी सुना रहा है कि वह जेनी से मिलने जा रहा है। पता देखने के बाद महिला उससे कहती है कि उसे वहां जाने के लिए बस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह सिर्फ 5 से 6 ब्लॉक दूर है। बाप रे, इतना ज़्यादा इंतज़ार ये 3 साल से कर रहा था और वो उसके बगल में ही रह रही है। फिर फॉरेस्ट जेनी से मिलने के लिए बेतहाशा दौड़ता है। एंड में वह उसके साथ फिर से मिलता है और उसे पता चलता है कि उसका एक 3 साल का बेटा फॉरेस्ट गम जूनियर है। वह ये देखकर खुश है कि यह उसका बच्चा है। जल्द ही जेनी उसे बताती है कि वह एक वायरस से इन्फेक्टेड है और उसने फॉरेस्ट को उसे शादी करने के लिए कहा। फॉरेस्ट हाँ करता है और वे वापस ग्रीनबो चले जाते हैं। तीनों वहाँ खुशी से रहते हैं। फॉरेस्ट और जेनी एंड में अपने वेडिंग सेरेमनी में शादी करते हैं और लेफ्टिनेंट डैन टाइटेनियम से बने पैरों के साथ आता है। लेफ्टिनेंट डैन ने अपनी वाइफ सुजान को फॉरेस्ट की वाइफ से मिलवाता है और फॉरेस्ट ने अपनी वाइफ जेनी को उससे मिलवाया। फॉरेस्ट, जेनी और उनका बेटा एक हैप्पी लाइफ जीते हैं। जबकि जेनी मरने के कगार पर थी, फॉरेस्ट उसकी बहुत देखभाल करता है। 1 साल के अंदर जेनी की डेथ हो जाती है
और फॉरेस्ट उसे उसके पसंदीदा बचपन के पेड़ के नीचे दफना देता है। वह हर दिन जेनी की कब्र पर जाता है और हमेशा उसे अपने दिन के बारे में बताता है। वह अपने बेटे की देखभाल करता है और उसे सिखाता है कि पिंग पोंग कैसे खेलते हैं और उसे मछली पकड़ना सिखाता है। और फिल्म का एंड फॉरेस्ट द्वारा अपने बेटे को स्कूल के पहले दिन विदा करते हुए होता है। IMDb पर फिल्म की रेटिंग 8.8 है। इस फिल्म का बजट लगभग $55 मिलियन था और इसने बॉक्स ऑफिस पर $678.2 मिलियन की कमाई की थी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरी मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल चालू करें और चैनल को मदद करने के लिए वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।